ये छोटे वाले ट्रायंगल है, इसमें मतलब एक थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना ना कि जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। और मैं बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम 20 से 25 चीज़ें पढ़ाऊंगा बस, छोटी छोटी। जिसपे वन ऑफ दीज ये है कि जैसे अगर मान लो कि इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना चाहते हो तो ट्रायंगल के एरिया के लिए एक बेस और एक हाइट चाहिए, चाहिए ना तुम्हें, हम्म। किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो अगर हम इस पूरे को बेस मान लें, ठीक है, और इस हम्म। पे जो हाइट गिरी है उसको अगर हम हाइट मान लें, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है ना, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, जैसे ये तो हो गया ए, स्मॉल ए क्या होगा उसके लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बस इतना बेस है यहाँ तक। हाँ। तो ये जो हो जाएगा हमारा 5/7 बी हो जाएगा। हम्म। हम्म। और इसके लिए हाइट डी से गिरेगा, गिरेगा ना। हाँ। तो दो परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे मान लो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो कि हमने ऐसे ये इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे मैंने अलग से वो कर दिया कि जैसे ये एक ए से परपेंडिकुलर था एच, और एक तुम्हारा डी से परपेंडिकुलर है एच, मतलब डी से जो भी परपेंडिकुलर है। और अगर ये 4:1 है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर का हाइट कम होता जाएगा ना। तो हाँ। जैसे अगर हम 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं, 5 पे हैं, ऐसे करके हम चलेंगे, तो हाइट भी तो यहाँ h/5 हो जाएगा, है ना। सबसे लास्ट वाला, जैसे ये अच्छा नहीं बन पाया, मतलब नॉट इन स्केल हो गया ये। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ तुम्हें। पहले जैसे मान लो कि अगर हम एक कोई भी इंक्लाइंड सरफेस ले लिया, ठीक है, और इंक्लाइंड सरफेस से मैंने ऐसे हाइट गिराई, ठीक है, अगर ये एच है, तो ठीक मिडिल वाले से अगर हम हाइट गिराएंगे तो उसका h/2 होना चाहिए ना। यस सर। उसी हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। तो हम्म। अगर मिडिल वाले पॉइंट से करेंगे तो h/2 होगा। तो अगर हम 3/4 पार्ट से करें, जैसे मान लो ये हमारा 3 है, और मतलब यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, तो 3/4 पॉइंट से अगर गिरा रहे हैं तो इस हाइट की लेंथ 3h/4 हो जानी चाहिए। अच्छा। और अगर हम्म। 1/4 पार्ट से गिरा रहे हैं तो h/4 हो जानी चाहिए। हम्म। तो इसी तरह से ये जो मैंने क्या किया था, 4:1 कर दिया था। तो 4:1 में अगर हम इस पॉइंट से गिरा रहे हैं हाइट, तो हमारे हाइट की लेंथ कितनी हो जानी चाहिए, 4/5h हो जाना चाहिए। आया समझ में ये? हम्म। बोलो जागृति, ऑनलाइन हो तुम जागृति? हाँ हेलो। आया समझ में ये? हाँ सर, छोटे वाले का 4/5 एंड बड़े वाले का 1/5। बड़े वाले का नहीं, ये पूरा एच है ना, ये पूरा एच है, अच्छा वो एच है। इसलिए ये 4/5h होगा। अच्छा ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब जिस भी लेंथ का, जैसे हम लेंथ में ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर इस हाइट का, ये मान लो अगर ये 10 है, और इसको मैंने 5 पार्ट में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हाइट अगर गिरा दूं मैं, तो पांचों का लेंथ कितना होगा, इसका 8 होगा, इसका 6 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2 होगा, 2 होगा, इसी हिसाब से कम होता जाएगा ना। नहीं। तो यस। जैसे ये अगर ये 4:1 था, तो 4/5 × 10, 8 आ गया। इस तरह से हमने हाइट निकाला, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमें हाइट लेने का तरीका हो गया। अब इस हाइट लेने के तरीके से आप कोई भी सवाल क्रिएट कर सकते हो, और ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ना। तो जैसे अगर कभी सिचुएशन आपका है जिसमें आपको दिख रहा है कि छोटे वाले का एरिया निकालना है, और आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है कि जैसे ये 1:6 है, ये 1:1 है ना। तो अगर स्मॉल वाला एरिया होगा और ये बड़े वाले का एरिया अगर कैपिटल ए है, तो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा बताना।
हाफ इंटू 1/7b। 1/7 बी, अगर इस पूरे को हमने बी एज्यूम कर लिया है और हाँ उस हिसाब से ये हमारा एच होगा, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर गिरेगा उसको भी एच बोलेंगे, मतलब सॉरी, इसको इसको परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी फिर? हाफ। h/2। हाँ तो h/2, तो हम हाफ बी एच को रहने देते हैं, बाकी चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/14 इंटू हाफ इंटू बी इंटू एच, तो ये तो हमारा कैपिटल ए है, तो ये एरिया बाई 14 हो गया। तो A/2, ए अगर बताना हो तो 1/14 बताएंगे। ठीक है, आगे क्लैरिटी बोलो, यस सर। पक्का ना? यस सर। हम्म। अच्छा, अब बात आती है कि दो तरह के मतलब दो ट्रायंगल है, अगर वो एक जैसे हैं तो क्या क्या हो सकता है? तो इधर दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, और दे विल बी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम, और सिमिलर मतलब एक जैसा, बट नॉट इन मतलब नॉट इन डायमेंशन, मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट भी और लुक में भी, सब जगह। तो जैसे मान लो कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों सेम अगर है, इसको प्रूव करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक साइड और ये एंगल और ये साइड, है ना, इसमें भी ए साइड और ये एंगल, ये साइड अगर बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तीसरी वाली साइड बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। तो अगर हमारे पास एस कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है, एस कंडीशन फॉलो होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब सेम है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि एस ए फॉलो हो रहा है, एस ए फॉलो हो रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हम ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल जो है, मतलब ये एंगल मैंने कर दिया सेम, जैसे बोल दिया ये मान लो कि कोई एक एंगल फिक्स कर दिया, और ये साइड एस और एस, तो ये ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? बहुत सारे, बिकॉज सर सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है वो। नहीं, बहुत सारे नहीं बन सकते ना, तुमने ये तो सही बोला कि जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई और बताओ, ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं एस एस पे, एस ए पे? अच्छा चलो, एक बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक नॉर्मल तुम्हें सोचने का तरीका डेवलप कराता हूँ मैं। अगर मेरे पास एक लाइन है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लो कि 5 है, ठीक है, 5 यूनिट है। तो इस पॉइंट से 6 यूनिट का लाइन अगर ड्रॉ करना है जो इस लाइन को टच करे, तो ऐसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इस पॉइंट से 6 यूनिट का जो इसको भी इस लाइन पे एंड करे, वो कितने तरीके से खींच सकते हैं? विनायक बोला एक तरीके से, नहीं विनायक, दो तरीके से, एक इस साइड और एक इस साइड, और कोई तरीका नहीं होगा। अगर आपको 6 का खरीद मतलब आपको 6 का बनाना है, तो यही एक पॉसिबल ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आपको 7 का बनाना है, तो 7 के लेंथ का सिर्फ 2 ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। 7 का बनाना है तो 2 ही बनेगा। तो अगर ये जो कंडीशन मेरा था कि जैसे एस ए वाला, तो हमें पता है कि एक एस फिक्स है और एक एंगल आपका ये वाला फिक्स है। तो यहाँ पे अगर तीसरी वाली साइड, जैसे ये वाली तीसरी वाली साइड अगर एक फिक्स है आपका, जैसे मान लो ये एस, तो ऐसा एक और बस और बन जाता है, एक इस तरह का बन जाता,
S1 और ये S1 दो ही ट्राइंगल बन सकता है। अगर अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि S1S और A, S1S और A, यही दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें वो सेम है। बट स्टिल मेरा जो शुरू का पॉइंट था वो ये था कि SSA इज नॉट अ रीजन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, बट SSA से अगर ट्राइंगल्स बने हैं तो दो ही तरह के ट्राइंगल बनेंगे और किसी तरह का नहीं बन सकता। आप किसी जैसे S1 साइज का, S साइज का और A साइज का और कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते इस सीक्वेंस में अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। अच्छा, अगर तीनों S बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट। वो पक्का आपको फॉलो कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने S1 ले लिया, S2 ले लिया और S3 का साइज फिक्स कर रहे हो तो एक ही तरीके से फिक्स होगा जब वो तीनों का एंगल जो है उस हिसाब से सेटल्ड हो, है ना। तो ऐसा अगर आप दोबारा बनाना चाहोगे तब भी आपके पास एक ही बनेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो तीसरी साइड जो है वो S3 नहीं रह जाएगी। तो ये तभी ये ट्रिपल एस जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रीजन है। तो इससे हमारा नॉट कॉन्ग्रुएंट हुआ, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट हुआ लेकिन जस्ट टू ट्राइंगल्स बने। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये मतलब यहाँ तक तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो यहाँ के बाद छोड़ देते थे बात करना, बट अब चूंकि कैट का एग्जाम देना है तो मैं थोड़ा अच्छा एग्जाम देना है, तो आपको बस ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कि क्या हो सकता है ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रिपल एस जो है इस ये केस जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का केस है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ट्रिपल ए बोलूं तो सिमिलर। नहीं, सिमिलर तो हम जानते ही नहीं है ना, मतलब अभी सिमिलर हम नहीं जानते। जस्ट ये बताओ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। नो सर। क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो जिसको बोलना है। सर कैसे डिसाइड कर रहे हो? कॉन्ग्रुएंट के लिए एकदम सेम होना चाहिए ट्राइंगल विथ ऑल मेजरमेंट, साइड भी सेम होना चाहिए। तो ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंट की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नो सर। ट्रिपल ए से, हाँ ट्रिपल ए से वी कैन क्रिएट हम्म, इनफाइनाइट ट्राइंगल, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल साइड्स। मतलब इससे तो इनफाइनाइट होगा अगर अगर हम, अच्छा तो ये मतलब कॉन्ग्रुएंसी का रीजन नहीं है, ये सिमिलरिटी का रीजन है, इस पे हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं इस हिसाब से बोलूं कि ए और एस, ये कॉन्ग्रुएंसी का रीजन बनेगा कि नहीं? नो सर। क्यों? सर ए से मुझे याद है एंगल एंगल साइड से नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोच के बताओ। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि जैसे ये एंगल हमारा फिक्स है, अगला एंगल भी हम बोलो कि फिक्स है, ठीक है, और इस साइड को भी हम फिक्स कर रहे हैं, है ना, इस साइड को भी फिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे दो कैसे बनेंगे? मतलब अगर डिफरेंट ट्राइंगल बनना चाहिए ना, इफ इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट तो डिफरेंट ट्राइंगल बनना चाहिए। तो डिफरेंट ट्राइंगल नहीं बनाकर बनेंगे डिफरेंट। क्योंकि क्योंकि अगर हम जैसे जैसे मान लो कि अगर हमने ये 30 का बनाया, ठीक है, और ये 60 का बनाया, ये 30 का बनाया, ये 60 का बनाया, तो अगर हम ये 30 फिक्स कर दें, ये 60 फिक्स कर दें, तो तीसरा एंगल भी तो फिक्स हो जाएगा ना। तो तीसरा एंगल भी फिक्स हो गया तो ए एस ए वाला हो गया ना कंडीशन ये। यस सर। दो एंगल से तो तीसरा एंगल भी तो फिक्स हो जाता है ना। और ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी होता है कि नहीं? यस सर होती है। तो फिर ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बीच का साइड, अगर ये साइड सेम कर लो और दोनों तरफ से फिक्स एंगल घुमाओ, है ना, जैसे अगर तुम बोलो कि यहाँ 40 होना चाहिए, यहाँ पे 60 होना चाहिए, तो वो एक ही जगह पे जाकर मिलेंगे। 60 नहीं, यहाँ 70 है, यहाँ 60 है, तो वो एक ही जगह पे जाके मिलेंगे, कहीं दो जगह नहीं मिल सकते। तो दिस इज एंगल, साइड एंगल जो है ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रीजन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तुम अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो यू कैन पुट एनीथिंग टू चेक
कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, मतलब यू डोंट हैव थ्योरम, यू डोंट हैव टू ये इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट कैन क्रिएट ट्राइंगल्स टू सी कि हम एक बना पा रहे हैं कि कई सारे बना पा रहे हैं, कि लिमिटेड है कि एक ही बन रहा है, मतलब जो भी है ना, उसको चेक करके आप बता सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो आता है सिमिलरिटी की बात, तो सिमिलरिटी का मतलब होता है सेम बट माइट नॉट बी इन सेम मेजरमेंट। तो जैसे अगर दो ट्राइंगल है, अच्छा पहले एक इसमें कॉन्ग्रुएंसी पे बता दो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी दो ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, और एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा? यस सर। ये जरूरी नहीं है। Can you repeat? अभी किसी जो बताया आपने। हाँ वो हम वही पता था कि तुम फंसोगे उसी में। अगर दो ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो इसका जवाब होगा, तुम लोग सारे सुन रहे हो ना भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे? आक्सी तुम्हें समझ में आ रहा है? डॉमसन, दीपाली, जागृति, सब लोग बोलो भाई, जोर से बोलो। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ये जो है इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ये बताओ। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया है कि ये एक साइड जो है किस दो एंगल के बीच में है। अभी जब थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे तो हमने बताया था कि अगर एंगल्स पता है कि जैसे ये 60 है, ये 50 है और ये साइड अगर सेम है, तब आपके पास बाउंडेशन है कि आपका ट्राइंगल तो सेम ही बनेगा, ये आप और कुछ बना नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो कि दो एंगल सेम है, तो ये तो पक्का पता है कि ट्राइंगल जो है वो आपका सिमिलर है, मतलब आपको एक जैसा दिखेगा, है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो, इससे सिमिलरिटी तो नहीं, मतलब इससे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो पाए ना, मतलब आपके ये वाले साइड इस वाले, जैसे मान लो कि अगर हम एंगल का नाम दें ए बी सी और पी क्यू आर, तो यहाँ पे जो ए के सामने वाला साइड है वो आर के सामने वाले साइड के बराबर है, तो इससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर दो एंगल बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली सिमिलर तो जरूर हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। दो एंगल बराबर है तो सिमिलर, और अगर तीनों साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट, ये तो पक्का ही है। बट हमेशा ध्यान रखना कि साइड हमेशा जो बराबर आपको देना है, जैसे अगर इफ यू वांट टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट का स्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हो, तो आपको जो एंगल्स की बात हो रही है, जैसे एंगल 1, एंगल 2 और ये साइड, तो एंगल 1 एंगल 2 वाले का ही यहाँ पे भी साइड बीच में बराबर होगा, तब जाके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की, हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी की जो वो होती है, कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो ऐसे दिया जाता है, ध्यान देना, अगर ए बी सी इक्वल साइन देके उस पर ये पी क्यू आर, ठीक है। और आपका अगर सिमिलर का साइन देना होता है तो कैसे देते हैं, ए बी सी सिर्फ एक लाइन ऐसे, पी क्यू आर, ठीक है। तो सिमिलरिटी पे आते हैं। सिमिलरिटी पे आने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम है तो वो इस पे ओवरलैप हो सकता है, जैसे मान लो ओवरलैप नहीं, मतलब इसके अंदर में इक्वल प्रोपोर्शनेट पे ऐसे करके हम इस पे बैठा सकते हैं, तो ऐसे करके कई ट्राइंगल बन सकता है। ये तभी होगा जब सारे एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम सिमिलरिटी बोलते हैं। और इसमें एक सीधी सी बात है कि द मोमेंट, जैसे आपने देखा कि जैसे अगर ये वाला साइड डबल हुआ है ना, ये वाला साइड अगर डबल हुआ है तो ये भी साइड डबल हुआ होगा और ये भी साइड डबल हुआ होगा। तो जैसे मान लो कि अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है,
अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है और हमने ऐसा कर दिया ए बी सी और इसको हमने लिख दिया एक्स वाई जेड और एंगल सेम कर दिया, तो एंगल का नाम दे दो फिलहाल 1 1 2 2 और 3। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए बी बाई एक्स वाई है ना इज इक्वल टू 2:3, तो और कौन कौन सा रेशियो 2:3 होगा बताओ? बोलो नेक्स्ट किस साइड्स का रेशियो लेंगे? नहीं बोलोगे? BC by YZ. BC बाई YZ. YZ। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एंगल 3 और एंगल 3 वाला ले लिया, तो अब हम एंगल AX के सामने वाला तुम ले सकते हो BC, तो इस पे भी एंगल A के सामने वाला, मतलब यहाँ से BC लिया तो ये भी YZ, और यही रेशियो बराबर होगा और किसके? तो अगर एंगल 2 के सामने वाला अगर हम देखें तो AC डिवाइडेड बाई XZ। हाँ, तो इस ये जो हुआ ना, ये हमारा साइड्स का रेशियो है जो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए ना हम साइड्स के रेशियो को भी ट्राइंगल का रेशियो बोल देते हैं, ठीक है? मतलब पेरीमीटर का भी रेशियो यही हो गया। तो ये 2:3 का सिमिलरिटी है, ठीक है? अब ये ध्यान रखो, इसमें एक और फन फैक्ट है कि अगर हम A से परपेंडिकुलर गिराएं और यहाँ पे X से परपेंडिकुलर गिराएं, तो ये भी सेम रेशियो में होगा। अगर इसका अगर इसको मान लो अगर D बोलते हैं और इसको अगर P बोलते हैं, तो यही रेशियो इसका भी होगा AD डिवाइडेड बाई XP, ये भी 2/3 होगा। बात भी समझ में आ रही है? तो सिमिलरली अगर आप B से परपेंडिकुलर गिराते हो और Y से परपेंडिकुलर गिराते हो, अगर इसको E बोलते हो और इसको Q बोलते हो, तो क्या होगा? B से जो परपेंडिकुलर गिरा है BE डिवाइडेड बाई YQ, ये भी हमारा 2/3 होगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो किसी भी जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर दिखा तो आपको कहीं ना कहीं से रेशियो फाइंड आउट करना होता है। द मोमेंट यू फाइंड आउट रेशियो, तो आप ये समझोगे कि हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2:3 है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब बोलने का मतलब ये है कि साइड तो साइड, हाइट ले लो, है ना, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है वो ले लो, या मीडियन ले लो, सब उसी रेशियो में जाएगा। जैसे अगर हम इसका मीडियन ले लें और इसको हमने बोल दिया लेट से M, या M नहीं कुछ और ले लेते हैं, जैसे स्मॉल a ले लेते हैं, तो इसका अगर मीडियन लोगे तो इसका स्मॉल x ले लो, तो ये भी रेशियो जो है A और X ये भी 2:3 में ही होगा। तो एवरी मेजरमेंट ऑफ साइड है ना, ऑफ ऑल काइंड ऑफ साइड, ये सब सेम रेशियो में फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को सिमिलरिटी की? बोलो नहीं? सर हाँ सिमिलर ट्रायंगल है, ये तो लिखा होगा ना, खुद से कैसे पता हाँ, चलेगा? ये है कि या तो लिखा होगा या तो कोई हिंट दिया होगा सिमिलरिटी का, ठीक है? ये अच्छे सवाल पूछ दिया। तो सिमिलरिटी का हिंट क्या हो सकता है? आप कहीं से भी तीनों एंगल बराबर कर दो, ठीक है? तो ये सिमिलरिटी का हिंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? यस सर। है ना, कहीं से भी आप तीनों एंगल बराबर कर दो तो ये सिमिलरिटी का हिंट होता है, ठीक है? लेकिन और भी सिमिलरिटी के हिंट्स होंगे, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी तो ये समझो कि अगर आपको कभी दो ट्रायंगल है और आपको कहीं से भी वो दिख गया कि एंगल सारे सेम है, तो वो सिमिलर है। और सिमिलर फाइंड आउट होते कोई ना कोई रेफरेंस तुमको जरूर मिलेगा जिससे आप ट्रायंगल का रेशियो बता दोगे, ठीक है?
तो जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग को बताया जाता था कि इसी चीज को ऐसे नहीं लिखते थे ये लोग, ये लिखते थे क्या कि जस्ट मिनट, हम इसी चीज को ऐसे बताते थे, और जो बेसिकली सच वही है कि वहीं से सब चीज आता है कि अगर एंगल सारे सेम है, ठीक है, तो तुमको ये बताया गया है ना कि लार्जर द एंगल लार्जर द साइड, ठीक है, तो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में या किसी भी दो साइड का अगर रेशियो देखा जाए, जैसे मैं बोलूं कि ए बी बाई बी सी, ठीक है, जो ए बी इस एंगल के सामने वाला और बी सी, जैसे इसमें एंगल याद रखना, जैसे 1 2 3 है ना, तो हमने पहले 3 के सामने वाला लिया है और उसके बाद एंगल 2 के सामने वाला लिया है, ठीक है, नहीं सॉरी 1, ये 1 है ना, ये 2 है तो ये 1 है, एंगल 1 के सामने वाला लिया है। तो ये साइड का रेशियो भी 3 के सामने वाला यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे 1 के सामने वाला जो है 1 के सामने वाला है वाई जेड, ये सेम होगा। तो ये तुमको ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये वही चीज हो गई। जैसे अगर हम इसको दोबारा लिख दें तो ये लिख सकते हैं ना, ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू पी सी बाई वाई जेड, और फिर से ये वही वाली बात हो गई जो हमने पहले लिखा था, है ना, ये इसका 2:3 है तो ये 2:3 ही होगा। तो जनरली ऐसे भी फॉर्मेट में तुम्हें दिया रहता है, या तुम्हें निकालने की जरूरत पड़ सकती है कि रेशियो लेना है, तो रेशियो लेते वक्त हमेशा याद रखना, अगर तुम एक ही ट्राइंगल से दो साइड्स के रेशियो बना रहे हो और उसके बाद इस दूसरे ट्राइंगल से दो साइड का रेशियो बना रहे हो, तो हमेशा एंगल के रेफरेंस में याद रखना। जैसे अगर हम इस जगह पे एंगल 1 के सामने वाला और डिवाइडेड बाय एंगल 2 के सामने वाला ले रहे हैं, तो एंगल 1 के सामने वाला यहाँ BC है और एंगल 2 के सामने वाला यहाँ AC है, तो इस ट्राइंगल में क्या लेंगे हम, इस ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने वाला YZ है और एंगल 2 के सामने वाला हमारा XZ है, ऐसा लेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी का रेशियो बना के हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको ये पता चल गया कि अगर तीनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर होने का मतलब क्या है कि इफ वन साइड डबल्स तो एवरी साइड विल गेट डबल। अगर वन साइड 4/3 हो रहा है तो हर साइड 4/3 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बोलो। यस सर। ठीक है, तो आपको बेसिकली सिमिलरिटी में अभी फिलहाल ये याद रखने की जरूरत है। देखो कई कई चीजें ना थोड़ी बहुत टिपिकल कहीं कहीं पे है, तो बट हम उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली दैट इज नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली। तो ये यूज्ड फ्रीक्वेंटली वाली बात हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू विल फाइंड अ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ऑफ कोर्स एक सिमिलर ट्राइंगल कभी नहीं होगा, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियोज। ट्राइंगल का रेशियो बताने के बाद आपका सारा काम आसान हो जाता है। तो अब अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि दो सिमिलर ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल का रेशियो जो है वो 1:2 का है, तो आपने ये बोला कि भाई अगर ये अगर ABC है और ये आपका ये भी मतलब ये A', B' और C' है, तो ये B होगा तो ये कितना होगा, 2B होगा, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि ट्राइंगल का रेशियो 1:2 हमने लिया हुआ है, या कहीं से भी हमें पता है। तो ये B है तो ये 2B होगा। अगर इस पे ये H है तो ये कितना होगा, 2H। ये भी 2H होगा, है ना। तो अगर इसका एरिया जो है वो हमारा हाफ इंटू B इंटू H है, तो इसका एरिया हमारा क्या होगा, हाफ इंटू 2B इंटू 2H होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया 4A हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना आ गया, 1:4। समझ में आई मेरी बात। तो सिमिलरिटी का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो, अगर ये सिमिलरिटी का रेशियो है तो एरिया का रेशियो क्या बनेगा, उसका स्क्वायर। तो ये तो फिर भी हमने आसान ले लिया। अगर मान लो कि अगर हम इसी को ऐसे बोल लेते हैं कि ये B और 2B नहीं है, जैसे अगर ये B है और ये सॉरी, जैसे मैंने मान लिया बोला कि जैसे दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये तो मैं बता दिया, ठीक है। इसकी लेंथ ये इसकी लेंथ 6 है और इसकी लेंथ 8 है,
अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ एरिया का रेशियो बताओ, क्या बताओगे? एरिया का रेशियो बताओ जरा सा। सिमिलर है ये भी बता दिया गया, ठीक है। और किस कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर है, मतलब ए के सामने ए के बराबर की जो ये है साइड है, सॉरी ए का जो एंगल है वो ए डैश वाला एंगल सेम है, बी एंगल बी डैश के बराबर है और सी एंगल सी डैश के बराबर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसकी ये लेंथ 6 है और ये लेंथ अगर 8 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 9:16. ये सबको समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा? Yes, sir. वेरी गुड। कैसे पता चला? बोलो। तो तुम बोलोगे कि सर हमें पता चला कि अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके सामने का साइड ट्राइंगल का जो रेशियो बन रहा है वो हमारा वो बन रहा है 6:8 का, विच इज 3:4 का। तो यानी कि अगर हम बेस लेके माने, जैसे अगर ये बेस है तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 4/3 बेस हो जाएगा ना। चलो, अगर ये b है तो ये 4/3 होगा ना, जैसे अगर ये 6 है तो ये 8 होगा ना, तो 3:4 है, तो अगर ये b होगा तो ये 4/3b होगा। और उसी हिसाब से इस ट्राइंगल का अगर h है हाइट, तो इस ट्राइंगल का हाइट कितना होगा? 4/3h। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया अगर a है ना, विच इज हाफ इंटू बी इंटू एच, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू बी इंटू 4/3 इंटू एच। तो ये वाला चीज तो दोनों में कॉमन है, हाफ बी एच वाला। तो इसका एरिया अगर ये है तो ये 16/9 ए डैश, सॉरी ए होगा। तो ए और ए डैश का रेशियो क्या बना? 9:16 का। ये आया समझ में सबको, एवरीवन? Yes, sir. पक्का? सब लोग बोल लो एक बार, जोर से बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक है, वेरी गुड, अब सबको समझ में आ रहा है। तो मतलब आप ये समझ गए कि एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज करना आपको सीखना होगा कि एरिया का रेशियो। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस पे, है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक सेंटेंस जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम का सेंटेंस बोलते हैं। उसको पहले मिड पॉइंट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे और फिर उसको हम लोग एलोबरेट कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। और ये लेक्चर्स दोबारा जरूर सुन लेना, क्योंकि जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, इसको दो तरीके से बोलेंगे, वाइस वर्सा के भी टर्म में बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के, ठीक है, मिड पॉइंट को मिलाऊं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊं, तो वो तीसरी के पैरेलल और आधी होती है ना। और इसी को हम दूसरे तरह से बोलेंगे कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करूं, तो वो तीसरी साइड को वो मिड पॉइंट पे ही काटेगी। क्या क्या बोला मैंने, बताओ इसका स्टेटमेंट बताओ क्या हुआ? If we join the midpoints of two line, हाँ, अब और शॉर्ट करके बताओ, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, Midpoints. है ना,
अच्छा, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स लिख देते हैं। लाइन हाँ, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स is of a triangle parallel. of a triangle is parallel parallel आगे बोलो। To the third side. पैरेलल एंड हाफ बोल देते हैं ना, हाँ. हाफ टू द थर्ड साइड। हम इसको प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोलेंगे बताओ। इस वाले में क्या बोलेंगे। स्वस्तिका तुम बोलो। सर आपने क्या बोला था वो मैं भूल गई। नहीं, मैं वही भूल गई। तुम इसके वाइस वर्सा में बोलना था, यही तुम बोल रहे थे कि ये याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने क्या पिच किया है और यहाँ हमने क्या पिच किया है। यहाँ हमने पिच किया था कि और उसमें पैरेलल रहेगा और उसमें हाँ, कि व्हेन आई वी ड्रॉ और ओके when you अ draw line पैरेलल, हाँ, अ पैरेलल, to the third side हाँ, टू द एनी अदर साइड, है ना। to थर्ड मतलब the एनी, हाँ, other side एनी of अदर the साइड्स हाँ, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, midpoint of one side हाँ। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो एक किताबों में ना इससे अच्छा सेंटेंस बनाया होगा, क्योंकि वो लोग तो बहुत मेहनत करते हैं ना। हाँ, तो हम लोग तो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके दिल से निकले ये थ्योरम, तो इसलिए आप अपने तरीके से बनाओ। व्हेन वी ड्रॉ अ पैरेलल टू एनी अदर साइड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब मैंने क्या किया, अगर जैसे इसका मिड पॉइंट ले लिया इस वाले साइड का, और इससे पैरेलल मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। इधर उल्टा भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन टुवर्ड्स द थर्ड साइड यहाँ कर दो, तो हमारा वो भी कंफर्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद then it will cut the other side हाँ, exactly at the टुवर्ड्स द midpoint थर्ड साइड इट, where it will cut it into half। हाँ, इट इंटरसेक्ट द थर्ड साइड इन हाफ, या कट इट इनटू हाफ, जो भी बोलो। Midpoint. हाँ, एट मिड पॉइंट। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम है, मतलब अगर ये सच है तो ये भी है, ये है तो ये, दोनों को हम अलग अलग तरीके से चाहेंगे प्रूव करना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हाउ डू वी प्रूव इट। हमें ये पता है इस वाले उसमें ट्रायंगल में कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये पता है कि ये जो डी और डी नहीं, इसको मान लो कि हम एक्स और वाई लेते हैं, एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ these two sides है। तो हाउ कैन वी बी श्योर दैट ये जो लाइन है, ये एक्स वाई जो है, वो बीसी का हाफ और पैरेलल है पक्का। कैसे बोल सकते हैं। सिमिलरिटी से, कैसे सिमिलरिटी। मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स वहाँ पे दिया हुआ है ये पहले वाले में, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ax is equal to xb, फिर उसके बाद ये एंगल ये ए इज कॉमन दोनों में। अब मतलब मुझे दिख रहा है, मैं कैसे बताऊं अभी ये। लो, तुम्हें दिख रहा है तो तुम बताओ कैसे तुमको दिखा। सिमिलरिटी से दिख रहा है 1:1। सिमिलरिटी ही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के लिए मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि अगर आपके तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो हम सिमिलर मानेंगे। तो अभी तीनों एंगल बराबर हैं या फिर कोई और तरीका है सिमिलरिटी प्रूव करने का। साइड के रेशियो से। रेशियो से
कौन सा रेशियो? मतलब AX by AB सेम रेशियो होगा AY by AC का। AX और AB, AY और AC का सेम रेशियो होगा, ठीक है। तो केवल दो साइड के रेशियो बराबर होने से सिमिलर हो जाएगा क्या? तीसरा साइड नहीं, तीसरा भी चाहिए। हाँ, मतलब XY और दो। BC भी तो है। तो XY बेस BC का रेशियो हमें कैसे पता चलेगा? ये तो यहाँ तो वो थ्योरम तो का निकालना रिजल्ट है है। ना, वो तो रिजल्ट है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक एक ये कंडीशन यहाँ पे जरूर होता है कि अगर आपके दो साइड्स का और उनके बीच का एंगल सेम है, तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा S1 है, ये S2 है, और ये बीच का एंगल सेम है विच इज A। और सर ये वाले ये एंगल सेम होंगे AXY और AB हाँ, C तो वाले, अगर वो एंगल अगर पैरेलल सेम है, ट्रांसवर्स वाला। हाँ हाँ अगर एंगल सेम है और अगर ये 2S1 है और ये 2S2 है, तो उस हिसाब से जो ट्रायंगल बनेगा दो, वही। ये दोनों सिमिलर होंगे। इसमें भी सिमिलरिटी में इसको भी SAS बोलते हैं, बट ये इक्वलिटी वाला नहीं है, याद रखना। जैसे इसमें भी किताबों में कई बार SAS बोल देता है या कई बार बोला जाता है SAS का कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। लेकिन इस SAS का कंडीशन का मतलब ये नहीं कि साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल का। मतलब अगर इसमें क्या होता है, इसमें प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर एक अगर हमारा है 4 30 डिग्री और 8, और दूसरा है हमारा 6 30 डिग्री और 12, तो ये जो है ये दोनों फिर एक सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि साइड का रेशियो है, हाँ 2:3 है, लेकिन केवल साइड के रेशियो से नहीं, आपको साथ में एंगल भी इन दोनों के बीच वाला सेम है, तो इसलिए सिमिलर है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल AXY और ट्रायंगल ABC सिमिलर है। और सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ? आपका ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ऐसे अगर ये दोनों अगर बराबर है ये एंगल, तो इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है ना, अल्टरनेट नहीं सॉरी, मतलब एक साइड के एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और सिंस दे बोथ आर सिमिलर, तो साइड्स का रेशियो जो होगा वो एक ही रेशियो फॉलो करेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे AX इज टू AB 1:2 बोल रहे हैं मिड पॉइंट होने की वजह से, तो दैट्स वाई XY इज टू BC भी 1:2 होगा। तो हमारा ये दोनों चीज प्रूव हो गया कि ये पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा थर्ड साइड का। ये सबको प्रूव हो गया ना, मिडिल पॉइंट थ्योरम। यस सर। अब इसी का रिवर्स था कि व्हेन वी ड्रॉ पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू टुवर्ड्स थर्ड साइड, तो जैसे अगर हमें पता है कि ये पैरेलल है तो ये 1:1 का रेशियो है, पैरेलल है तो ये सेम होगा, तो जब एक बार ये पैरेलल हो गया तो ये भी सेम होगा, और फिर इस बार एंगल ये वाला कॉमन है ही। यानी कि इस केस में सिमिलरिटी प्रूव करना इज वेरी इजी, बिकॉज हमें तो सारे एंगल्स ही सेम दिख गए इसमें, ठीक है। और एक बार एंगल सेम दिख गया, ठीक है, एक बार एंगल सेम दिख गया, तो अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, यानी कि ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो 1:2 होगा और ये भी 1:2 होगा। तो ऑफ कोर्स ये 1:1 हमारा यही तो प्रूव करना था ना कि मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो ये अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, और उस हिसाब से ये मिड पॉइंट पे कट किया। तो ये दोनों आपको इंटरचेंजेबल थ्योरम्स हैं जो आपको यूज करना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ, बोलो तेज बोलो हाँ। Yes, sir. वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा? Vidushi. हाँ बेदोसी, तुम ही बहुत सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हो। हम बाकी लोगों को किसी दिन पनिशमेंट भी दे सकता हूँ मैं। छड़ी नहीं दिखाया ना तुम लोगों को अभी अपना?
तो ये एक बार प्रोसेस कर लो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ व्हाट आई डू, मैं मिड पॉइंट का जनरलाइजेशन कर देता हूं मैं, कि मिड पॉइंट का जनरलाइजेशन कैसे होगा, फिर दोनों स्टेटमेंट बताना मुझे कि कैसे लिखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कैसे लिखा था बताओ जरा सा। हमने फर्स्ट पार्ट लिखा था कि दो मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखा था ना। तो इस बार हम बोलेंगे कि दो सेम रेशियो में डिवाइडेड पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो सेम रेशियो में डिवाइडेड पॉइंट्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये 1:3 है और ये भी 1:3 है। तो इस केस में भी जो पॉइंट्स जिसको हमने मिलाया है विच इज एक्स वाई, ये पैरेलल टू बीसी और किस रेशियो में होगा ये बताओ। 1:3 में x:y, हाँ ये सही है, ये 1:4 में होगा, याद रखना ये, सॉरी 1:4 है ना। क्यों 1:4 में होगा? क्योंकि आपकी सिमिलरिटी तो प्रूफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वन एंगल ए और 1 है मान लो, मतलब ये एग्जैक्टली साइज 1 नहीं है। जैसे मान लो कि किसी भी, जैसे ये x और 3x है, x मत लिखो फालतू कंफ्यूज, मतलब ये रेशियो है बेसिकली, ये वैल्यू नहीं है। और जो दूसरा बड़ा वाला जो साइड ये है वो क्या है, 4 एंगल ए 4 है, दिख रहा है ना तुम लोगों को। ये पूरा हमें लेना पड़ेगा ना। तो ये सिमिलरिटी तो प्रूफ हो जाएगा इससे। और एक बार सिमिलरिटी प्रूफ होने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं। तो AXY और ABC का रेशियो क्या होगा? गलती से 1:3 मत बोल देना, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ये हम जनरली कई बार बच्चों को देखते हैं कि ये बहुत जल्दी आप ये वाली मिस्टेक कर देते हो। ये कौन सा रेशियो होगा? ये 1:4 का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है और ये 3 है तो पूरा AB जो है वो 4 होगा। तो ट्रायंगल का रेशियो हो गया 1:4, ठीक है। इसलिए XY और BC का रेशियो हो गया 1:4, ठीक है। एंड XY और BC ऑफ कोर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसका जो अल्टरनेट हमने बताया था वो क्या था, कि हम किसी फिक्स रेशियो से पैरेलल ड्रॉ करें। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2:3 से पैरेलल ड्रॉ करें, तो सामने वाले को भी किस रेशियो में काटेगा? 2:3. 2:5. हाँ 2:3 में ही। क्यों? क्योंकि फिर वही बात हो गई कि जैसे अगर हम 2:3 से पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंड दीज टू ट्राइंगल्स ABC और XY, मतलब AXY विल बी सिमिलर। और सिमिलर होने का मतलब क्या है कि AY is to AC जो होगा, इसमें सिमिलरिटी का रेशियो 2:5 होगा। एंड दैट्स वाई AY is to YC is equal to 2:3, ठीक है। ये समझ में आया? इससे ये आया, ना कि इससे ये आएगा। यहाँ पे इससे आया 2:5 और फिर इस 2:5 को यूज करके हमने 2:3 इसका निकाला। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लो अगर हम बीच में भी कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन भी किस रेशियो में कटेगा? इस पॉइंट पे 2:3 में ही ना। 2:3. तो जितने भी लाइंस अगर तुम ड्रॉ कर लो तो आपकी आवाज अटक गई थी। मैं कह रहा हूं कि अगर एक दूसरा लाइन भी ड्रॉ करूं A से लेके BC पे तो वो भी 2:3 में कटेगा। तो सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूं तो वो भी 2:3 में बटेगा, है ना। तो आपको इस केस में एरिया का रेशियो क्या होगा? तो इसमें भी हाइट भी इसका 1:4 में होगा। जैसे ये 1:3 में कटा, लेकिन ये हाइट का रेशियो लेंगे तो 1:4 होगा। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ क्या होगा बताओ? और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा एरिया बताओ?
1:16 का होगा ना। और यहाँ पे एरिया क्या होगा? 4:25। 4:25 का, है ना। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हाइट जो है स्मॉल वाले का हाइट अगर h है तो बड़े वाले का हाइट होगा, बोलो, अगर इसमें हम स्मॉल वाले का हाइट h लेते हैं, ऐसे वाले AXY का? में, हाँ AXY में अगर h लेते हैं तो ABC में कितना होगा? 5/2h होगा ना। ठीक है। और छोटे वाले का अगर बेस b लेते हैं तो बड़े वाले का बेस कितना होगा? 5/2b। ठीक है। रेशियो लेना ही सबसे बड़ा टिपिकल टास्क होता है सिमिलर ट्राइंगल में, बट आई होप कि तुम अब समझ रहे होगे कि मिड पॉइंट थ्योरम और उसका एक्सटेंशन क्या है दोनों का। सर ठीक है, 5/2h कैसे दिया? सोचो थोड़ा सा। 5 तो टोटल था ना। क्योंकि ये मेरा 2/5 है ना ये, तो 2:5 है, तो अगर स्मॉल वाले का h है तो इसका वाला कितना होगा? अच्छा, है ना, इसके h के 2 टुकड़े करके 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 5/2h हो गया। ठीक है। ये रेशियो लेना धीरे धीरे तुम लोग सीख लोगे, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंसेप्ट को कहीं मत भूलो, विजुअलाइजेशन को मत भूलो कि कैसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है। सर रेशियो आप कभी पूरा लेते हो डिनोमिनेटर में, कभी नहीं देते हो, मुझे नहीं समझ आता। देखो चक्कर क्या है, पूरा वाली बात नहीं है। जब हम इधर से लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो कि, सुनो मैं बताता हूँ, ये हो गया ना, इसको हटाओ ना। हाँ, अब जैसे मान लो कि मेरे पास 2 रेशियो है, ट्राइंगल है, ठीक है, 2 ट्राइंगल है और ये सिमिलर है। ठीक है। और सिमिलरिटी का रेशियो जो है वो 2:3 है। ठीक है, ये मैंने सिमिलरिटी का रेशियो। तो अब मान लो कि अगर हम बोले कि इसका एक साइड जैसे 1 1 2 3 2 3, ये एंगल का हमने फिक्स कर दिया, तो अगर हम इधर x लेते हैं तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी? 2/3। 2/3x होगा। हाँ, और यहां अगर y लेते हैं तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी? 3/2। हाँ, इसीलिए उल्टा लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 2/3 लिया हमने, यहाँ 3/2 लिया। क्यों? क्योंकि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमें बढ़ाना है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो घटाना है। बात में समझ में आई? तो जो हमारा पिछला वाला था उसमें दोनों सिमिलर ट्रायंगल एक ही जगह बने हुए थे, और हमें पता है कि ट्रायंगल का रेशियो जो है, जैसे अगर AXY था हमारा और ABC था, तो AXY और ABC का जो रेशियो है वो 2:5 था। ठीक है, क्योंकि ये 2:3 में कटा था तो 2:5 था। तो अगर हम इसका h ले रहे हैं तो इसका h कितना होगा? 5/2h। हाँ, और अगर हम इसका बोलते कि ये वाला h है ना, तो यह मान लो इसका, 2/5। हाँ हाँ, इसलिए मैंने उल्टा इस तरह से मूव कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अब ये लास्ट हम ट्रायंगल का भी तुम्हें बता रहे हैं, वो है तुम्हारे सेंटर्स। ठीक है, तो सेंटर्स के लिए तुम्हें 4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना, एकदम से 4 ही तरह के लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और उन्हीं 4 तरह के लाइन से हमें 4 सेंटर्स मिलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके एंगल बाइसेक्टर को आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमेशा एक ही पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है
वो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज थ्री साइड्स आर सेम। क्या है, कौन सा लिया हमने, क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं बताओ, नाम लो जरा। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। और क्या होगा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से? एक सेंटर पर मिलेगा, एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है। और एक ही जगह पे नहीं स्वस्तिका, ये इन सेंटर है ना, एक ही जगह पे मिलेगा। और वो जगह जो है, वो पॉइंट जो है, वो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगी। क्या क्या हुआ बताओ? जैसे एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, तो जो तीनों साइड है, ठीक है, तीनों साइड है उससे इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से अगर इसकी लेंथ मान लो आर है, तो आर लेंथ का अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, आर रेडियस का, तो तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर हम उसको आर लें, ठीक है, और ये जो है इसको आई बोल दो, मतलब जहां पे मिला है उसको आई बोल दो, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप तीनों साइड से अगर इक्वी डिस्टेंस है, तो अगर हम उसको आर लेके सर्कल ड्रॉ करें तो तीनों को टच करेगा। तो ये सर्कल जो है ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, तो एक इन सर्कल बनता है तुम्हारा। तो यू हैव क्रिएटेड अ इन सर्कल हियर। और आई जो है मेरा, जिसको आई पॉइंट हमने बोला है, वो हमारा इन सेंटर है, ठीक है। और अगर ये मान लो ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए बोले, बी के सामने वाले को स्मॉल बी बोले, सी को सामने वाले को स्मॉल सी बोले, स्मॉल सी बोले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? हम इसको तीन ट्राइंगल में बांट सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई बी। ये बोल सकते हैं ना? बोलो। Yes, sir. सर हाँ, तो हम जो है, हमने बड़े वाले ट्राइंगल को तीन छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट दिया। अच्छा, अब इसका एरिया निकालना तो आसान है ना तुम्हारे लिए, ए आई बी का। ए आई बी के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? बेस और हाइट चाहिए, दोनों ही पता है आपको। हाइट आर हो गया और बेस ए बी हो गई, तो इसका एरिया निकल गया हाफ इंटू सी इंटू आर। इसका निकल जाएगा हाफ इंटू बी आई सी वाले का ए इंटू आर, और इसका निकल जाएगा हाफ इंटू बी इंटू आर। दिख रहा है ये सबको? बोलो। यस सर। पक्का ना? हाँ हाँ, तो इसके बाद अगर हम ट्राइंगल का एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको जोड़ देंगे तीनों को, तो हाफ ऐसे कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और इंटू आर, ठीक है। और हाफ ए बी सी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं हम? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, बोलते हैं ना, याद होगा तुम्हें, लास्ट टाइम ये बताया था हमने। अगर तीनों साइड का लेंथ अगर ए प्लस बी प्लस सी है और इसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो उसको एस बोलेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू एस इंटू आर, सेमी पेरीमीटर इंटू इन सेंटर का, इन सर्कल का ये रेडियस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई एवरीवन? बस इतना ही है। क्या क्या हुआ बताओ? अब तुम ये तो विजुलाइज कर ही सकते हो ना कि किसी भी ट्राइंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तीनों, तो ट्राइंगल के अंदर ही मिलेंगे कहीं ना कहीं, यानी कि इन सेंटर कभी बाहर नहीं हो सकता ट्राइंगल के, क्योंकि उससे सर्कल भी तो अंदर वाला ही बनना है ना, तो इन सर्कल ही बनेगा उससे, तो वो हमेशा अंदर में होगा चाहे कैसा भी ट्राइंगल, ठीक है।
और इसमें एक कंफ्यूजन जो हम जनरली कभी कभी कर देते हैं वो ये है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। जो जो एक ही कंफ्यूजन की बात है वो ये है कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, तो ये जो पॉइंट मेरा इन सेंटर का मिला है, इससे जो परपेंडिकुलर गिराते हो जो रेडियस वाला है वो इस लाइन से अलग है। एंगल बाइसेक्टर का लाइन ऐसा है तो इसको मत रेडियस बना लेना, मतलब इस चीज को यहां से यहां तक को रेडियस नहीं, रेडियस अलग से गिरेगा, ठीक है। तो ये दोनों इतना क्लोज होता है कई बार कि हम इसको एक दूसरे पे वो मान लेते हैं कि ये ओवरलैप कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। रेडियस विल बी अ न्यू लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम इन सेंटर टू द साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जस्ट रिमेंबर इट और राइट इट हियर कि नेवर गेट कंफ्यूज विद द लाइन विद द रेडियस। लाइन अलग है और रेडियस अलग है, लाइन अलग है और रेडियस अलग है, लाइन अलग है और रेडियस अलग है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा जो हम ड्रॉ करेंगे वो लिखेंगे साइड बाइसेक्टर। पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब हम ड्रॉ करेंगे साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर क्या होता है बताओ? Perpendicular drawn from a midpoint. हाँ, जैसे अगर ये कोई भी ट्रायंगल है तो इसके परपेंडिकुलर जब तक हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो ये साइड बाइसेक्टर कहलाता है। तो याद होगा तुम्हें बचपन में होता होगा ना कि दो पॉइंट है तो उसमें हम वो क्या बोलते हैं, कंपास लेके ऐसे इधर से फिर इधर से ऐसे करते थे और फिर इस तरफ भी ऐसे और इस तरफ भी ऐसे करते थे और इन दोनों को मिलाते थे तो ऐसे मिलता था हमें साइड बाइसेक्टर। 9th में किया तुमने ऐसा कुछ बचपन में? सर Yes, sir. तो इसी तरीके से हम सारे साइड बाइसेक्टर इस पे खींचेंगे। तो ये हमारा ये ऐसे अगर तुम खींचे, ये मिड पॉइंट है, अगर ऐसे खींच रहे हो, ये मिड पॉइंट अगर ऐसे खींच रहे हो, ये रीड्राम हो गया। ये मैं सर पेन से साइड बनाऊं? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही होते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर तुम बोल दो ना, यहाँ पे लिख दो, अगर तुम्हें थोड़ा डाउट भी लग रहा है तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है, अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें लेना तो परपेंडिकुलर ही है, नहीं भी होते तो। अरे क्या हुआ इसका, ठीक है। तो एक मिनट रुको यार, मैं पेन पे या बोर्ड पे खींचता हूँ तो बहुत बढ़िया से आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा सही से। वही परपेंडिकुलर भी नहीं खींच पाया मैं। तो अगर हम परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। ध्यान रहे, एक ये परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर से वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये वाला जो है ये कहीं पे भी जाएगा, ये अपोजिट वर्टेक्स पे नहीं जाएगा, है ना, ये अलग जाएगा। लेकिन अगर हम वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करें तो इस जो सेंटर हमें मिला है O, इसको C बोलो इस सेंटर को, तो इस जो ये जो सेंटर C मिला है ये तीनों वर्टेक्स से यानी ABC से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो एक तो ये गारंटी है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और इसका थ्योरम भी होता था 9th में, प्रूफ भी होता था, बट हमें अभी यहाँ प्रूफ से लेना देना नहीं है, हाँ ठीक है। तो एक मिनट चलो समझो,
हाँ, तो इसमें हमने क्या बोला कि एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, उस पॉइंट को हमने सी बोला। और हमने ये भी एस्टैब्लिश किया कि वो जो वो है क्या बोलते हैं, ये जो सी है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, और इक्वी डिस्टेंस होने के साथ ही इसका वैल्यू रख दिया आर। और अगर हम आर लेंथ के रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करें और सेंटर को सी माने तो क्या होगा, उस तीनों इससे तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा, एक आउटर सर्किल हमको मिल जाएगी। तो ऐसे इस सी को हम बोलते हैं सर्कमसेंट। हाँ, और उस लेंथ को मतलब इस रेडियस को आर बोलेंगे, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर था, और ये सर्कम सर्कल बनाएगा। इस पे एक रेफरेंस में तुम भी याद रख लेना, सर्कम सर्कल। ठीक है, और इसका जो वो होता है एक जो इसका, जैसे इसमें इस तरह का है ना, इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो तुम्हें ध्यान रखना है। वो क्या होता है, ए बी सी बाई 4R, 4A सॉरी, हाँ, फॉर एरिया इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4R। ये तुम्हें याद रखना है, इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट ये किसी भी सर्कम सर्कल में जो उसका रेडियस आर है और एबीसी उनके साइड्स का लेंथ है, डिवाइडेड बाई 4R करोगे तो एरिया निकल आएगा। ये बात ध्यान रहेगी तुम्हें। अब बोलो हाँ, कम होते जा रहे हो तुम लोग। यस सर। कौन भागा? ठीक है, चलो। तो अब ये एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर तीन तरह का ट्राइंगल जो होता है, हम तीन तरह के ट्राइंगल्स जानते हैं, तुम ये ध्यान रखना, इसका एक्सटेंशन यही दे रहे हैं। तुम लोग कॉपी पेन लेके लिख रहे हो ना ये सब चीजें? हाँ। नोट्स बना रहे हो ना? हाँ। तो ये जो ट्राइंगल था ये एक्यूट ट्राइंगल था। एक्यूट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा उसके अंदर मिलेगा और ऐसे सर्कम सर्कल मिलेगा। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए होते तो आप ध्यान देते कि अगर हम एक साइड का परपेंडिकुलर को ऐसे ड्रॉ करते, दूसरे को ऐसे ड्रॉ करते, तो तीसरे वाले पे ही मिल जाता, यानी कि हाइपोटेनस के बीच में ही मिलता है ये। तो उस हिसाब से इसका सर्कम सेंटर क्या हो गया, हाइपोटेनस पे आ गया। मतलब देखो, पहले ट्राइंगल के अंदर था, अब ट्राइंगल पर आ गया। कब, किस केस में? यहाँ एक्यूट है तो ट्राइंगल के अंदर है, राइट एंगल के केस में हमेशा ट्राइंगल पर आ जाएगा, मतलब हाइपोटेनस पर आ जाएगा। और तुम ध्यान देखना कि जैसे हाइपोटेनस है तो h/2 दो पार्ट में बटेगा, तो उस सेंटर पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर वाले को, सॉरी हाँ, राइट एंगल को मिलाएं तो ये लेंथ भी h/2 होगा। और फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे सर्कल, तो बेसिकली ट्राइंगल जो है सेमी सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? तो क्या याद रखना है कि फॉर एनी राइट एंगल सर्कम सेंटर कहाँ होगा इसका? हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट पे। और हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट से अगर राइट एंगल वाले को मिलाएंगे तो उसकी लेंथ हाइपोटेनस की आधी होगी, ठीक है। और आधी होने का मतलब क्या है कि, सॉरी, आधी होगा, और इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों लेंथ बराबर है तो जो हम रेडियस, उस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल है वो सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल को रखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? सर एक बार ये स्टेटमेंट फिर से बोलना। मतलब जो ट्राइंगल है ना, ये सेमी सर्कल का पार्ट हो गया ना, क्योंकि ये डायमीटर की तरह काम कर गया ना, ये हाइपोटेनस ही डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल के अंदर वो ट्राइंगल होगा। इसी का रिवर्स हम पढ़ते हैं ना सर्किल में, कि डायमीटर के सारे एंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल होते हैं। याद है तुम लोगों को, टेस्टनेट वाले ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे थे, हमने बोला था ना कि जैसे अगर कोई भी सर्कल, हाँ,
कि हमने बोला था कि ये एक डायमीटर ड्रॉ कर दो तो ऐसा कोई भी एंगल बनाओगे तो वो हमेशा 90 होगा, वो इसी रीजन से था। अच्छा। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि एक्यूट के केस में सरकम सेंटर जो है अंदर होता है, राइट एंगल के केस में ट्रायंगल पे होता है। अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, मैं उल्टा बना रहा हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो यू विल फाइंड कि जैसे ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे आएगा, तो बाहर की तरफ गिरेगा, ये सरकम सेंटर होगा। और फिर अब जब अगर आप वो बनाओगे क्या बोलते हैं, सर्कल बनाओगे, तो मतलब सेमी सर्कल के बीच में होगा, ट्रायंगल बनेगा। बेसिकली पॉइंट इज कि ऑब्ट्यूज एंगल में आपका सरकम सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के बाहर। क्या बात समझ में आई? सर आपका डायग्राम समझ नहीं आ रहा ऑब्ट्यूज वाला। डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है? तुम खुद से क्यों नहीं बना रही हो? अच्छा, बना रही थी पर रुक गई। अच्छा देखो मैं बनाता हूँ, इतना बड़ा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा, ये लग रहा है, बड़ा एंगल लग रहा है 90 से, है कि नहीं बड़ा एंगल? हाँ हाँ। अच्छा, अब अगर मान लो कि मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजना है, तो इस वाले साइड का मिडिल यहाँ पे है, इस वाले साइड का मिडिल कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस वाले साइड का मिडिल यहाँ पे है। तो अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींचे तो ये होगा, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर खींचे तो ये होगा, और इससे परपेंडिकुलर खींचे तो ये होगा। ये यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ थोड़ा फिर से वही क्लोज वाला फिगर बन गया ना, जहाँ एक हाँ जैसा समझ लगा, गई अब। है ना। अब ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसको हम सी बोलेंगे, और इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। ऑल द वर्टिसेस। और फिर जब आप ये बनाओगे, सर्कल बनाओगे, तो इससे बनेगा। तो ये जब भी आप कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हो तो आपका सरकम सेंटर बाहर गिरता है, बट दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीवेयर। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ABC बाई 4R। ठीक है, ये याद रहेगा तुम लोग को? यस सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स, वो ये 2 हो गया, बस 2 और, तुम लोग को ज्यादा हम नहीं परेशान करेंगे। अब समझो कि तुम लोग को लग रहा होगा बहुत सारा अभी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। एक लेक्चर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल का होगा, वो जरूरी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल वाला लेक्चर हम इग्नोर कर देते हैं। एक लेक्चर हम लेंगे इसके बाद पॉलीगॉन का, एक लेक्चर लेंगे हम सर्कल का, बस आपका वो हो गया ज्योमेट्री कंप्लीट। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे तो फिर आप तो फिर केवल ज्योमेट्री से 90 परसेंटाइल ले आओगे तुम। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, जैसे हम यहाँ पे सिंपल फैक्ट्स बता रहे हैं वहीं वहां पे भी वही बताएंगे पॉलीगॉन में भी। तो चलो, ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और कौन सा लाइन होता है बताना एक ट्रायंगल में? मीडियन। मीडियंस। ठीक है, अब ये दोनों जो थोड़ा बहुत टिपिकल थे ना, अब तो बिल्कुल आसान है। आप किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, है ना, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, मिलने वाले पॉइंट को बोलो G, जहां पे ये तीनों लाइन मिलेंगे उसको बोलो G, है ना। और मीडियन का मतलब क्या हो गया बताओ? मीडियन का मतलब वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, ये हमारा मीडियन है। मीडियन जहां मिलेगा उसको बोलेंगे G, उसका नाम होता है सेंट्रोइड। फन फैक्ट या ज्योमेट्री फैक्ट या फिजिक्स फैक्ट ये है कि ये जो है ग्रेविटेशनल सेंटर है। अगर मान लो कि ऐसा कोई सीमेंटेड आपने ढाल रखा है और G के नीचे उंगली रखोगे तो वो जो है स्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? G का मतलब समझ गए क्या होता है एवरीवन? मतलब सेंट्रोइड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए क्या होता है?
बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार, Yes, sir. यस सर। कम से कम दया तो करो थोड़ा बहुत बोल के। हाँ, चैट पे भी लिखो, इट्स ओके। तो ये मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम ऐसा ऐसा कोई लोहे का प्लेट ले लें या सीमेंटेड ले लें या कुछ भी ले लें स्ट्रक्चर, और नीचे जी पे ना पिन भी रख लेंगे ना, तो वो स्टेबल हो जाएगा वो। तो इसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और मीडियंस भी एक ही पॉइंट पे मिलता है और मिलता ही मिलता है। और एक और प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, वर्टेक्स टू जी और जी टू द मिड पॉइंट, ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा। वर्टेक्स टू जी, जी टू मिड पॉइंट, ये हमेशा 2:1 होगा। ध्यान रहेगा ये बस। Yes, sir. और लाइक इन सेंटर, जी भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, आप कैसा भी ट्राइंगल लो, है ना, ऑब्ट्यूज लो, वो लो, कोई भी लो, इवन आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी लो, तो हर केस में जो आपका जी आएगा वो अंदर में ही आएगा। ठीक है, मिड पॉइंट वाला है तो जी आएगा तो अंदर में, तो ये हमेशा अंदर में होता है, लाइक द इन सेंटर। लास्ट हमारा जो है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का हाइट। तीनों हाइट को अगर देखोगे, हम ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं किससे, एक्यूट ट्रायंगल से। तो अगर हम तीनों हाइट को मिलाएं, तो वो एक ही पॉइंट पे मिलेगा। इसका नाम रखते हैं हम ओ। पहली बार तुमको ओ बोला है, लेकिन तुम लोग को आदत होता है हमेशा कोई भी सेंटर दिखता है तो बोलते हो ओ। ओ नहीं, हम लोग इन सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, मीडियन को, मीडियन के मिलने वाले को यानी सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे जी से। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब हम इसको बोलेंगे ओ। और इस ओ के पीछे क्या नाम है, मिड उसका, ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड, ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर में ये एक्यूट ट्रायंगल था तो हमारा सेंटर में आया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो तुम देखते क्या कि दो तो खुद ही राइट एंगल है, मतलब ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है सामने वाले साइड पे, ये दोनों। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करते हैं सामने वाले पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मिलेगा तो यहीं पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज वेयर, बी पॉइंट। बी हर जगह नहीं बोलेंगे ना, मतलब वर्टेक्स। हाँ, कौन वर्टेक्स? वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स पे तो है ही। विच वर्टेक्स? राइट एंगल वाला वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर ऑफ a right angle triangle lies on perpendicular vertex या 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, इसको ऐसे बना, जैसे मान लो कि मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, तो तुम देखोगे कि इस वाले वर्टेक्स से ए बी सी दिख रहा है ना तुम लोगों को, थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, Yes, बोलो। sir. तो अगर हम ए से बी सी पे गिराएंगे परपेंडिकुलर, तो हमें बढ़ा के गिराना पड़ेगा एक्सटेंशन से। ठीक है, और जब ये बढ़ गया तो बी से ए सी पे गिराएंगे तो ऐसा होगा, और दो को ही मिला दोगे तो बात वही हो गई, क्योंकि तीसरा वाला तो ऑटोमेटिकली जो है मतलब जो तीसरा वाला है वो भी बात वही हो जाएगी, इसको भी हमको बढ़ा के गिराना पड़ेगा, और ये आपको यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो सेंटर। तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा सर? ये ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो AC का हाइट क्या है? कौन सा AC का? इसका AC.
AC पे देखो, ये B था ना हमारा बीच वाला, AC ये था, हाँ, तो B से हमने हाइट गिराया तो पीछे करना पड़ा ना हाइट को, तो मिलाने के लिए अच्छा। हमें आगे नहीं बढ़ाना पड़ गया, पीछे मिलाना पड़ गया। फिर से बनाऊं? नहीं, मुझे बस ये नीचे वाला नहीं आ रहा, नीचे वाला नहीं आ रहा मतलब? मतलब कि फिर से बता दो। हाँ, फिगर अगेन बनाते, यहाँ तक तो हटा दो ना, इसको मिटा दो ना अभी। यस सर। तुम लोग बना तो रखे ही होगे। मान लो अगर यस। क्लास नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा तो क्या होगा? चलो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यूट्यूब में अपलोड होगी तो देख लूंगा उस वही पे। हाँ, तुम बहुत समझदार हो यार। एक मिनट। हाँ तो चलो अब हम लोग बनाते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ा सा। ए बी सी। अब अगर आप ए से बी सी पे हाइट गिराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। हाँ। ये हमारा हाइट ऐसे गिरेगा ये। और अगर आप बी से ए सी पे हाइट गिराना चाहते हो तो ये ऐसे गिरेगा। हाँ। तो ये हाइट आगे तो मिलेंगे नहीं ना, इधर तो हमारा एक्सटेंड होते जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ करना पड़ेगा इनको मिलाने के लिए। यस सर। तो ये यहाँ पे आके मिला। तो अगर तुम इससे ध्यान दिए होते ना कि सी से हमें ए बी पे हाइट ड्रॉ करना है, तो ए बी पे भी तो हाइट ड्रॉ करने के लिए हमें ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। ठीक है, और सी से ए बी पे हाइट हम ड्रॉ करेंगे ये वाला। ठीक है सर। और ये कहाँ आके मिला? ओ पे। और ये क्या है हमारा? ऑर्थो सेंटर। अब इसमें जो थोड़ी बहुत चालाकी की बात ये है कि अब ये जो सिस्टम बना, मैं तुम्हें एक कैच तुम्हें यही बता दे रहा हूँ। हम तीनों का नाम लिख देते हैं, जैसे ये ओ है ना, तो इसका नाम लिख देते हैं हम डी, इसका नाम लिख देते हैं ई, इसका नाम लिख देते हैं एफ। ठीक है। और मैं अगर तुमसे बोलूं ट्राइंगल ए ओ ई, ट्राइंगल ए ओ ई का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ई पर। कौन है ये? सोनम। वेरी गुड। ऑफ कोर्स ई पे होगा। क्यों? क्योंकि ए ओ ई जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दिख रहा है तुम लोग को? इधर राइट एंगल है तो ये भी तो राइट एंगल होगा ना। एवरीवन बताओ। यस सर। तो ए ओ ई जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसका जो है ऑर्थो सेंटर जो होगा वो ई पे आ जाएगा। ये तो तुम्हें पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ई पे क्यों आता है। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ई पे क्यों आता है? क्योंकि अगर हम ए से बी सी पे हाइट ड्रॉ करें तो यही वाली हाइट होगी, और सी से ए बी पे हाइट ड्रॉ करें तब भी यही वाली हाइट होगी, और बी से ए सी पे हाइट ड्रॉ करें तो कोई भी हाइट होगा, जा तो बी से ही रहा है, तो बी ही हमारा ऑर्थो सेंटर है और राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे कोई भी ट्राइंगल इसमें बनाओ, जैसे अगर मैं बोलूं ट्राइंगल सी बी ई, इसका इसका कहाँ होगा ऑर्थो सेंटर? फिर से ई पे होगा, ई पे। क्योंकि फिर से हमारा वो है। हम्म। कोई दूसरा ले लेते हैं। हाँ, ओ ए बी ओ। सी, ट्राइंगल ओ बी सी, इसका बताओ ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ट्राइंगल ओ बी सी का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? टेल मी। सर बी। ट्रायंगल। एक मिनट।
क्या बताया? बी। बी पे किसका ओबीसी का बी पे कैसे होगा? बी पे राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? ओबीसी है ना ये। किसी ने और आंसर किया है क्या? सर ओबीसी एक्यूट एंगल नहीं है? ओबीसी एक्यूट कैसे है? ये ऑब्ट्यूज होगा ना, मतलब ऑब्ट्यूज जो भी है। तो वैसे समझो, देखिए ओबीसी मुझे मिला, पहले ओबीसी का कोई भी एक वर्टेक्स बताओ, कौन सा वर्टेक्स ले? बी। बी। बी से ओबीसी के लिए बी से किस पे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा? ओसी पे खींचना पड़ेगा, तो ऑलरेडी ड्रॉ है। फिर ओ से अगर बीसी पे खींचोगे तो वो भी ऑलरेडी ड्रॉ है, देखो एक्सटेंड करके। और सी से अगर ओबी पे खींचना चाहोगे तो भी ऑलरेडी ड्रॉन है ये वाला लाइन। तो ये यहाँ ए पे आके मिला ना, तो ओबीसी का ऑर्थो सेंटर जो होगा वो ए पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ट्राइंगल ओ बी ए, इसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा? ये सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसका सी पे। हाँ, सी पे। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो कि आपको सारे ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, है ना, बड़े बड़े, वो सब ट्रायंगल या जो भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है बड़ा छोटा, सबका ऑर्थो सेंटर भी आपको दिख रहा होगा, है ना? बोलो, ये समझ में आ गई सबको बात? बोलो भाई। यस सर। विनायक, तुम्हें समझ में आया ये? वेरी गुड। तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट कवर हुआ, ठीक है। तो ट्रायंगल में ऑलमोस्ट इतना ही है ना, जो कल